खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगले 48 घंटों में नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो जाएगा। जुमेरात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक इत्तला के मुताबिक काबीना का खसूसी इजलास भी बुला लिया है और ये मामला जो एक आम तौर पर एक तैनाती का है, इस पर बहुत ज़्यादा सियासत हमने देखी गुज़िश्ता चंद माह में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने इस मामले को जितना वो कर सकते थे मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। अब जब ये तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, 26 तारीख को वो रावलपिंडी में एक धरना देने का भी इरादा रखते हैं, उसके बाद सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, क्या ये जो एक इंतशारी कैफियत है ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान साहब जो मुख्तलिफ़ केसेस में मतलूब हैं अदालतों को, क्या वो पेश होंगे। आज उनको तोशाखाना में इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट ने तलब कर रखा था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए और इसके साथ अगले माह तक ये इसके इल्तबा में चली गई है ये इसकी समात, इसमें जो तोशाखाना का केस चल रहा था। लेकिन जो बयानिया बनाया उन्होंने अमेरिका मुखालिफ बयानिए से लेके इदारों के साथ टकराव के साथ साथ लेके और अपने टीम को करप्ट साबित करने का, अब एक भरपूर मौका इमरान खान साहब के पास है कि वो अदालतों के सामने पेश हों और अपने मुखालफिन को एक बार फिर झूठा साबित कर दें। लेकिन उनका ना आना, अदालतों का हुक्म ना मानना, जिसमें जो हुक्म उनके ख़िलाफ़ होता है या सख्त होता है, ये कुछ और ही सोचने पर मजबूर करता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे का सारा ये जो मामला इस वक्त खेला, ये सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए था और इक़्तिदार में से जाने के बाद ये कोशिश थी कि एक बार फिर वो किसी तरीके से इक़्तिदार में वापस आ जाएं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें शकील शेख साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। अब आज की इत्तला ये है कि वज़ीर आज़म की आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी एक अहम मुलाकात हुई है। अभी कोई उसकी खबर तो सामने नहीं, लेकिन क़यास आराइयाँ यही की जा रही हैं कि आर्मी चीफ जैसे अहम मामले पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया होगा। आप क्या कहती हैं कि जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, जो एक स्टॉर्म एंड टी कप हम देख रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएगा और फिर सोचने समझने का मौका मिलेगा कि सही तौर पर किस सिमत में जाया जाए? जी बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए जहाँ तक आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला है, मैंने शायद या मेरे आपके जो मेहमान हैं उन्होंने भी कहीं किसी मुल्क में इतना मुतनाज़ा मामला नहीं देखा होगा। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इसको इतना मुतनाज़ा बना दिया जाता है और बिलखुसूस ऐसे सियासतदान जो अपनी मफाद के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान की पूरी सियासत शुरू दिन से बाकी तमाम सियासतदानों को मुतनाज़ा बनाने में और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने में गुजरी है कि किस तरीके से उनकी मदद की जाए और उनके मफाद में काम किया जाए। अब आर्मी चीफ की तैनाती शुड हैव बीन अ वेरी रूटीन मैटर बिटवीन द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसको इतना मुतनाज़ बना दिया है इमरान खान ने, इतना मुतनाज़ बना दिया कि पूरे इदारे को मुतनाज़ बना दिया है। और इस वक्त मुल्क के अंदर ना कोई सैलाब ज़दगान को पूछ रहा है, ना कोई इकोनॉमिक इशूज़ की तरफ बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है। एक तरफ हमारा मुल्क जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से और शदीद बारिशें और सैलाब की वजह से इतना मुतासर हुआ है कि सैलाब ज़दगान की आज भी बहाली का काम रुका हुआ है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो दुनिया भर को बावर करा रहे हैं और उनकी भी बहुत बड़ी कामयाबी हुई है शर्म अल शेख में, जहाँ पर एक फ़ंड का क़याम किया गया है जो लॉस एंड डैमेज को बताएगा और से ममालिक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर हो रहे हैं उनकी मदद को आएगा। तो जहाँ पर हम इनको इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, वहाँ पर हम आर्मी चीफ की तैनाती को इतना बड़ा मसला बना के बैठ गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि आर्मी चीफ तैनात हो भी जाएंगे तो भी इमरान खान साहब आने वाले आर्मी चीफ को खुदा न खास्ता और मुतनाज़ा बना देंगे। अगरचे उनकी पसंद का नहीं हुआ या उनकी मुताबिक ना हुआ, जिस तरह वो कह रहे थे माजी में भी जलसे जुलूसों के अंदर और तकारीर के अंदर जिस तरीके से वो बात करते हैं, क्योंकि उनके मयार में कौन मुहिब्बे वतन है और कौन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं समझती हूँ आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। बिल्कुल ठीक। जाहिद खान साहब भी उन्होंने कोशिश की मुतनाज़ बनाने की और बहुत हद तक बना भी दिया, जैसे शर्मिला फारूकी साहिबा बात कर रही थी। जब ये मामला सेटल हो जाएगा
उसके बाद तो अगर कोई आप बात करेंगे तो वो तो सीधा सीधा होगा कि आप इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं कि एक नया सरबरा आया अगले 3 साल के लिए, और अगर आपने कोई ऐसे जैसे अब हमले आप फ़ौज पे इदारों पे करते हैं आपने जारी रखे तो फिर तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए, इदारे के लिए और ख़ुद सियासतदानों के लिए। आप बिल्कुल आप सही कह रहे। बदकिस्मती से आपने देखा होगा कि 70 साल जब हम जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे कि वो सियासत में मुदाखलत न करे और उसका जो आइन के अंदर एक रोल है उस रोल तक महदूद रहे, तो बदकिस्मती से नहीं होता रहा। और आपने अभी देखा कि इमरान खान को इस कौम पे मुसलत करने वाली भी यही स्टैब्लिशमेंट थी। तो इमरान खान को तो चाहिए कुर्सी, और ये अभी जब स्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हुआ तो अभी वो उसको मुलविस करने की कोशिश करते हैं। ये पूरे दुनिया में तो खैर मैं अब बाकी दुनिया छोड़ दो, अब हिंदुस्तान हमारे हमसाया है जिससे हमारी दुश्मनी भी है। अब वहाँ पे कभी जनरल चेंज होता है, कभी किसी ने सुना है? मुझे तो आज तक उसकी चीफ ऑफ स्टाफ का कोई नाम मुझे तो नहीं मालूम। किसी और को मालूम होगा तो होगा। मैं तो एक जी सियासी कारकुन हूँ, 40 साल से तो हम ये देख रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे मुल्क में भी ये हुआ है हमेशा के लिए, बल्कि डिक्टेटर भी बना है। जब जिस आर्मी चीफ को बनाया, जिस भी सिविल गवर्नमेंट ने बनाया, वो डिक्टेटर भी बाद में बना, लेकिन उसमें कोई मुतनाज़ा मैंने बात नहीं देखी थी। ये पहले बार मैंने देखा है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बना दिया, और वो इसलिए कि जब इसको स्टेब्लिश में लेके आए, अभी वो वही तो उसके करते हैं कि स्टेब्लिश। लेकिन बदकिस्मती इस वक्त वो हमारे अदलिया के लाडला है। वो अगर हमारी स्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गया तो अदलिया अभी उस तरीके से नहीं है। क्योंकि देखिए आज एक अदालत में उसको बुलाया था लेकिन वो पेश नहीं हुआ। इमरान खान तो तकरीर जब करते सुबह तो यूरोप की मिसालें देते, अमेरिका की मिसालें देते कि ताकतवर के और कमजोर आदमी के लिए कानून एक होना चाहिए। तो यही हाल है इसके वो रियासत मदीना का यही है कि खुद नहीं पेश हो। अभी कोई और बंदा होता तो क्या, अगर वो न जाता तो जाके पुलिस को गिरफ्तार करके ले जाता। लेकिन यहाँ पे अभी भी वो चीज अदालतों में है कि कमजोर के लिए कानून और है और ताकतवर के लिए कानून और है। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, हम जो हम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, हिस्सा नहीं है लेकिन हम चुन के सपोर्ट कर रहे हैं, तो आवाम को तवक्कात है कि इसकी जो मुश्किलात है इमरान खान के चेंज होने से उनकी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। लेकिन अभी सही। तक जिस तरीके से आपने बात की, अभी तक कोई कमी नहीं आई है। और ये इंतजार है कि शायद ये मसला एक तरफ हो जाए तो फिर उसके बाद कि हुकूमत के ध्यान इस तरफ लग जाए जो ठीक। आवाम के लिए मुश्किलात है कि उसमें कोई कमी लेके आ सके, उसको कोई सहूलत मिल सके। तो अभी तक हम उस तरफ हमारी जो हुकूमत है उस तरफ तो अभी नहीं गई है। मैंने कहा कि हम तो हिस्सा नहीं है लेकिन चूंकि सपोर्ट है और इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि आपकी खारिज पॉलिसी का बेड़ा है कुछ वेरी राइट। आपको फाइनेंशियल। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी जितने भी मीडिया है, नेशनल मीडिया जिस अपने आप को कहते हैं, हमारा सूबा तो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। वहां आपके रोज हमारे जवान शहीद हो रहे, हमारे वहां पे जो अमन कमेटीज थी उसकी मेंबर शहीद हो रहे, पूरी पेशावर खाली हो रहा है, पेशावर से लोग भाग रहे हैं। तो अभी वह से कोई तवज्जो नहीं है उसके तरफ। बस इमरान खान ने, और बदकिस्मती से उधर हुकूमत भी इमरान खान की 9 साल से बल्कि 10 साल हो गए उनकी। और वहां पे जब हम लोगों की हुकूमत थी तो आपको याद होगा कि हमने बहुत कुर्बानी दी थी और हमने अमन कायम किया था। वो जाहिद अमन खान आज साहब, भी ये जो दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में इसका जो इशू है, इस पे मैं आपसे वापस आके दूसरा सवाल करता हूँ क्योंकि ये अहम मौजू है, मैं चाहूँगा इस पे तफसील से आप बात करें। एडवोकेट जनरल साहब, ये इससे पहले शकील शेख साहब के पास हूँ, जो जाहिद खान साहब ने नुक्ता उठाया है कि खान साहब के केसेस जो हैं वो लगता है कि बहुत ही कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि क्या प्रोसिक्यूशन नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी इसका फैसला हो, या कोई कानूनी तौर पे वकील फ़ायदा उठा जाते हैं? नहीं, अभी जो केस का जिक्र कर रही हैं तो अभी आज फर्स्ट हियरिंग थी, तो इस पे आज जो है वो पेश नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में अगली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में दोबारा उनको समन किया गया है। तो बेसिकली ये केस आपको पता है करप्ट प्रैक्टिस का है। जब सेशन जज जो है इन पर ट्रायल होगा तो डेफिनेटली उनको आना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैंने जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के सबमिशन किया इलेक्शन कमीशन में वो सही है या नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने प्राइमा फेशी होल्ड कर दिया है कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, कि उनकी जो लायबिलिटी थी, एसेट्स थे, वो मैच नहीं कर रहे थे। कि ये मैं आपको ज़रा डिटेल इसकी बता दूँ। जो सेक्शन 137 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें मेंबर ऑफ़ द सेनेट और पार्लियामेंट के जो MPAs और MNAs हैं, उन्होंने जो है 31 दिसंबर से पहले
अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और अपने स्पाउस के, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के जमा कराने होते हैं। तो उसी क्लास के अंदर 3-4 शिकें हैं कि उसके आगे क्या होगा अगर नहीं कराते। तो अगर वो 1 जनवरी तक देखता है इलेक्शन कमीशन नहीं आते, तो उनके नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन पब्लिश करता है वेबसाइट पे कि इन इन बंदों ने एसेट्स एंड लाइबिलिटी नहीं लगाई। और मेंबरशिप सस्पेंड भी हो जाती है नहीं, उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि 15 जनवरी तक अगर वो नहीं कराते तो उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है। जब तक ना करें, जब तक ना करें, उस वक्त तक जब कराएंगे तो उनकी मेंबरशिप बहाल होगी। उसका जो 4th सेक्शन है उसमें यह है कि अगर आपने एसेट एंड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी की आपने स्टेटमेंट सबमिट की है, अगर उनके अंदर डिस्क्रिपेंसीज है तो इट इज़ अ करप्ट प्रैक्टिस। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने इसी सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये होल्ड अच्छा, ये तो कोई प्ली नहीं ले सकता जी, ये कोई ऑडिट की गलती हो सकती है, अकाउंटेंट ने गलती कर दी, कोई शायद चीज़ नहीं होते। देखना उनकी जो एसेट लाइबिलिटी की बहुत डिस्क्रिपेंसीज है। अब ऑडिट तो जो आप उसको देंगे तो वही गलती अपने पास से तो नहीं बना सकता ना। और इस मिस डिक्लेरेशन पे किसी को सजा हो चुकी है पहले? मिस डिक्लेरेशन करप्ट प्रैक्टिस पे सजा होती रहती है, ये तो रूटीन है। जो भी मिसकंडक्ट करेगा या करप्ट प्रैक्टिस करेगा तो अब ये तो 3 साल की इसमें सजा है और 1 लाख रुपए जुर्माना है, या दोनों हो सकती हैं। और अगर सजा होगी तो 5 साल के लिए नाअहली भी है। वो उसके बाद तो फिर वो इलेक्शन अगला नहीं कंटेस्ट कर सकते। अगर सेशन को में इनका ट्रायल होता है, अगर इनको कन्वेक्शन हो जाती है और वाकई अगर डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो फिर तो इनका अगला इलेक्शन नहीं होता। अगला इलेक्शन नहीं हो सकता। शकील शेख साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी वो ख़त चला गया है वजारत दिफा, वो फिर नाम आएंगे, 48 घंटे में फ़ैसला होगा। काबीना का भी इजलास बुलाया है शायद इसी मौजू पे। आपसे बेहतर कोई नहीं इस पर बात कर सकता कि आपने एक अरसे से जो भी तैनातियाँ उनको रिपोर्ट भी किया, देखा भी है, तो इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हाइप हमें नज़र आई। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, हाइप ज़्यादा हो गई है क्योंकि इमरान खान साहब ने इस इशू को ना, और ये खालिसतन नेशनल सिक्योरिटी की अपॉइंटमेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पावर हाउस है पाकिस्तान का, डिफेंस से सिक्योरिटी सारी रिलेटेड है। इसको उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँ तो इमरान खान साहब का शायद ख्याल ये है कि जिसके साथ आर्मी चीफ़ हो जाता है या DGI से ही हो जाता है तो वही इलेक्शन जीतता है। तो उनकी ज़्यादातर, क्योंकि 2018 का उनकी सोच थी, 2018 में भी ये हुआ। तो आपको याद होगा कि उन्होंने पहले DGI की जो ट्रांसफ़र थी या जो भी पोस्टिंग थी नई, उसको उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया जिससे ये तनाज़ा काफ़ी फैल गया। और अभी भी वो चाहते ये हैं कि जी उनकी मर्ज़ी का आए, हालांकि मर्ज़ी किसी की नहीं होती। जिस जनरल ने भी 4 स्टार जनरल ने पाकिस्तान आर्मी की कमांड संभालनी होती है, वो पाकिस्तान के दिफा के लिए होती है, इंस्टीट्यूशन के लिए होती है, हम सब लोगों के लिए होती है, इस मुल्क के लिए होती है। ये किसी की बड़ी लोगों की बहुत गलतफहमी है, सियासतदान हो, हम हो, जर्नलिस्ट हो या कोई हो, कि जी वो बंदा जो मेरा फेवरेट लग गया, ये वो नहीं, किसी का फेवरेट नहीं होता। पाकिस्तान का होता है पाकिस्तान का दिफा करना। अब यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी लंबी हो गई है। आपको याद होगा आसिफ नवाज साहब की तो अपॉइंटमेंट बहुत 3 महीने पहले हो गई थी। कई ऐसे जनरल थे जो 4 स्टार बने हैं, पहले वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। कियानी साहब की मिसाल दे रहा हूँ, फिर आखिरी हफ्ते में भी हुई है, इवन आखिरी दिन भी हो सकती है। मतलब 29 नवंबर को भी आप सुबह 10 बजे करें, 2-3 बजे चेंज ऑफ कमांड कर दें। आप पंपन शो से ना करें, आप वैसे कर दें, GHQ में कर दें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब जो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ये है कि ये खालिस्तान प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको करना है और प्रेसिडेंट ने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उसको अप्रूव करना है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और चीज़ तो लिखी नहीं है कि समरी आए, समय। अच्छा जी, समरी डिफेंस सेक्रेटरी लेके आए, आर्मी चीफ लेके आए, डिफेंस मिनिस्टर लेके आए, कैबिनेट में जाए, कैबिनेट में नहीं जाए। ये तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी क्लैरिटी है। अच्छा, 6 नाम आए, 8 आए, ज़ियाउल हक की अपॉइंटमेंट आपको पता है कि किस नंबर पे थी। काकड़ साहब की आपको याद होगा, अब्दुल वहीद काकड़ साहब की, वो 6ठे नंबर के 5वें नंबर पे थी। इवन मुशर्रफ साहब की, इवन जो अभी हैं इनकी भी चौथे नंबर पे थी। तो आपने 1 नाम देना है, 2 देने, आप 10 नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ना आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कहीं पे, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ना किसी रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि जी ये सेट ऑफ एम्पायर। हाँ, एक चीज़ होती है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर को किसी भी जगह के लिए कोई अपॉइंटमेंट भी करते हैं तो आप 2-3 ऑप्शन ज़रूर दे देते हैं, 3 या 4 दे दें, ताकि प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे 4 नाम हो, 3 नाम हो, तो वो उसमें से उसका डोजियर दे के तो वो अपनी एक जजमेंट एक्सरसाइज कर। और अल्टीमेटली ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। अल्टीमेटली बिल्कुल ठीक। शर्मिला फारूकी साहिबा, थोड़ा सा जो है ना, एक इमरान खान साहब के बयानात में एक अजीब सी डिस्क्रिपेंसी हमें नज़र आती है। एक तरफ कहते हैं कि जी पब्लिक सपोर्ट है मेरे साथ, बहुत लोग हैं,
और उसको साबित करने के लिए वो जो जलसे करते हैं उनमें लोगों की तादाद को दिखाते हैं, या फिर जो इलेक्शन वो जीत चुके हैं उनका वो जिक्र करते हैं कि जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैं जीत जाता हूँ, हालांकि वो 2 इलेक्शन हारे भी हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। सवाल ये है कि जब आपके पास अवाम की ताकत है तो फिर आप बैसाखियों का सहारा लेना क्यों चाहते हैं, फिर आप एक झूठा अमरीकी बयानियाँ क्यों घड़ते हैं? तब आपके पास पावर है तो फिर आपको तो टेंशन होनी नहीं चाहिए किसी किस्म की, आप आएँ इलेक्शन लड़ें जब भी वक्त पे हो और अवाम की ताकत से जीत जाएँ। देखिए, बात यह है कि इमरान खान अपनी सियासत को इस तरीके से लेके चल रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बाकी के सियासतदानों को मुतनाज़ा बनाएं, इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाएं, फ़ौज को मुतनाज़ा बनाएं और मजबूर करें इस बात पे कि वो इनकी किसी न किसी तरीके से मुदाखलत करके इनको सपोर्ट करें। ये बड़े अनफॉर्चुनेट बात है। आइन के अंदर तमाम इदारों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो दर्ज हैं और हर इदारे को आइन के मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। अब इशू ये है कि देखिए, इमरान खान की एक फॉलोइंग डेफिनेटली है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वो किस हद तक वोट्स में ट्रांसलेट होती है वो हमें नहीं मालूम है। हाँ, जहाँ इमरान खान साहब खुद खड़े होते हैं इलेक्शन में, वहाँ हमने अभी बाई इलेक्शन में देखा कि 7 में से 6 सीटें उन्होंने निकाल ली, लेकिन क्या जनरल इलेक्शन के अंदर क्या वो 350 सीटों के ऊपर खुद खड़े होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या उनकी जमात के अंदर कोई ऐसा शख्स या शख्सियत नहीं है जिनको वो बाकी सीटों के ऊपर खड़ा कर सकें? अब अगेन एक पूरे इलेक्शन प्रोसेस को उन्होंने एक मजाक बना दिया है। अब अगर ये सीटें या जिस तरह ये छोड़ेंगे तो फिर उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन होगा। यू नो, इंटेल्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं, एक तरफ सैलाब ज़दगान है, एक तरफ आपकी इकॉनमी बैठ गई है। आप मुझे बताइए, एक इंस्टेबिलिटी का माहौल है क्योंकि इतने जलसे, इतने जुलूस और इतनी धमकियाँ और इतनी लॉन्ग मार्चेस, तो आप किस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे? अभी मैं इसाक डार का बयान सुन रही थी कि जी डॉलर की कीमत 200 रुपये से कम है, लेकिन क्योंकि मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी है, एहतजाज हो रहा है, फला हो रहा है, तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केट से चीज़ें चली जाती हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। देखिए ना, ये सारा जो नुकसान हो रहा है इमरान खान की वजह से हो रहा है, इसका खमियाजा कौन देगा? पाकिस्तानी अवाम दे रही है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आपको अपने ऊपर इतना एतमाद है और आपको इतना एतमाद है कि आपके पास वोट्स हैं, तो फिर आपको किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर आप वो आर्मी चीफ ना मांगें कि जो आपको बाहर निकल के आपकी सपोर्ट करे, और आप ब्लेटेंटली इस बात को ऊपर खड़े होके आप अच्छा, सबके सामने जी कह रहे हैं कि शर्मिला ऐसा साहबा, आर्मी चीफ पंजाब है की जो आपने बात की, मुझे सपोर्ट करे। जी पंजाब की आपने बात की। पंजाब में आपको याद होगा जब आपकी वफाक में हुकूमत थी, नून लीग पंजाब में थी, तो ब्रीफली गवर्नर रूल वहाँ पे इम्पोज किया गया था एक इशू पे, उस पर नहीं जाते, लेकिन एक कानूनी आइनी एक तरीका मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि सूरत हाल इतनी है कि हाथ से निकल रही है और एक मुल्क में इंतशार पैदा हो जाएगा इस सारे मामले में 26 तारीख को जब वो आएंगे, तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने पर कोई बात हुई है, कोई आपने मशवरा दिया है या इस किस्म की कोई सोच है? नहीं, नॉट एट ऑल जी। देखिए, इनको धरना देना है फैज़ाबाद पे, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि जी वहाँ पर सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने वाली है, इंग्लैंड की टीम 26 तारीख को आ रही है, तो आप कहीं और चले जाएं, इकबाल पार्क की तरफ चले जाएं, वहाँ पर धरना दे रहे हैं। अब ये उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आपने एहतजाज रिकॉर्ड करना है एक जमहूरी दौर के अंदर, हम किसी को बंद नहीं करेंगे, हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन पुरअमन एहतजाज वहाँ पर करें जहाँ पर मामूल ज़िंदगी किसी और की मुतासर ना हो। So, मेरा ख्याल है कि अब the ball is in the court of PTI. They have to decide. नहीं, लेकिन अब ये अदालत ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि सड़कें बंद करना किसी तौर पे पुरअमन एहतजाज नहीं है, और अब वो सड़कें बंद करेंगे तो फिर आप क्या पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी सड़कें खुलवाएं? देखिए, बात ये है कि ये तो इट्स अ गिवन ना कि आप अगर किसी की मामूली ज़िंदगी को मुतासर करते हैं, किसी के कारोबार को मुतासर करते हैं, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को मुतासर करते हैं, तो ये गैर कानूनी, गैर आइनी है। दिस इज़ नॉट अलाउड। इसलिए कहते हैं कि जी एक जगह है, इकबाल पार्क है, वहाँ जाके आप एक ऑप्शन दिया गया उनको कि वहाँ जाके आप बैठ जाएं। सड़क पर बैठना ज़रूरी है क्या, ताकि लोग डिस्टर्ब हों और मामूली ज़िंदगी डिस्टर्ब हो? अब बात ये है कि अगर इनको अनार्की की तरफ जाना है और मुल्क में कियोस फैलाना है, तो फिर तो यही करेंगे। वेरी राइट, जो मुझे लगता है इनका एजेंडा है। लेकिन अगर इनको एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, तो फिर ऐसी जगह पे जाके बैठें जहाँ पर कोई किसी और की जिंदगी मुतासर ना हो। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट को हरकत में आने की बात है, तो अब अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, पंजाब में भी हुकूमत इनकी है और जाहिर बात है वो इनको सपोर्ट करेगी। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि मुल्क के मुफाद में क्या है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि ये इनकी जमात के पार्टी के मुफाद में क्या है। दैट्स अ प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक। जाहिद खान साहब, इससे पहले कि केपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे आप इजहार ख्याल करना चाहते हैं, एक सवाल मेरा ये है कि जब खान साहब की हुकूमत आई, पहला टेन्योर था केपी में, तो हम बहुत सुनते थे कि जी पुलिस रिफॉर्म्स हो गए, केपी की पुलिस बन गई है, इसके साथ उन्होंने बीआरटी का एक मंसूबा भी शुरू किया, बिलियन ट्री सुनामी, और केपी से उसका आगाज़ इन्होंने करवाया। बाद में हमने देखा कि ये सारे कारनामे वो अपने तकरीरों में, जलसों में शायद भूल जाते हैं, गिनवाते नहीं हैं। क्या वजह है कि जो पहले साल की केपी हुकूमत की कारकर्दगी थी या पहले टेन्योर की पीटीआई गवर्नमेंट की, वो इस टेन्योर में आपको नज़र नहीं आई, या सिर्फ और सिर्फ वो एक आई वॉश था? जाहिद खान साहब। देखिए जी, पहले में भी कुछ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का सारा मीडिया और हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके साथ दे रहे थे। इस 2013 के इलेक्शन में भी तो रिगिंग हुई थी, वो तो इलेक्शन हुआ नहीं था। अब आपने देखा होगा कि 2013 की जब इलेक्शन हुई थी तो हम अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे, ये दंदनाल के फिर के जलसे कर रहे थे। आज मुझे बता रहे कहते इस पे हमले हुए थे, इस पे तो आज तक कभी पटाखा भी नहीं बजा हमारे सूबे में। लेकिन आपने देखा कि हमने कितनी कुर्बानियां दी है वहां पे। अब और जब ये आए तो इसने, आपको याद होगा, एहतिसाब कमीशन बनाया था जी बिल्कुल, और वो इसलिए बनाया था कि वो जो करप्शन है उसको रोकेगा और जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ेगा। क्या हुआ? 6 महीने के बाद ये हुआ कि इनके अपने वजीर करप्शन के पायले बन गए थे। और जब वो जो उस वक्त का उनका नेब का जो चेयरमैन था, सॉरी एहतिसाब कमीशन का, वो बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा कि पहले तो आपके लोगों से मैं शुरू करता हूँ कि तो ये परवेज खटक जो आज नजर आते फिर रहा है, ये मलम जबा और ये बिलियन ट्रीज और बीआरटी, ये सारे तो उसी के, जितना करप्शन हमारे सूबे में अभी भी है। और इससे पहले देखे जब हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमारा सुबह 97 बिलियन मकबूज था। अब इस वक्त आपको पता है कि कितने 900 बिलियन मकबूज हमारा सुबह हो गया। तो ये पैसा कहाँ गया? हमने तो यूनिवर्सिटीज बनाए, हमने तो दहशतगर्दी का मुकाबला किया, 35 लाख लोग स्वास्थ्य और दीन से पूरा मलाकर डिवीजन से निकल आए, हमने वहां ऑपरेशन किया, दोबारा उसको आबाद भी किया। फिर 2010 में सैलाब आया और आपको याद होगा कि सारे रोड्स और ब्रिजेस और सब तबाह हो गए थे, हमने उसको भी बहाल किया और हमने साथ ही 9 यूनिवर्सिटीज नहीं बना दी। तो ये मुझे बता दें एक कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इन लोगों ने किया? तो कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ बातें हैं। लेकिन मैं उस पे आता हूँ कि जब इमरान खान ये बात करता है कि जी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो मैं एडवोकेट साहब से इख्तिलाफ रखता हूं। मुझे ये बताए कि 25 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि आप उसको न रोके और इस्लामाबाद में आने दें, जब आ रहे थे और उसने कहा था कि रेड जोन में नहीं आएगा, तो वो क्या उसने क्या किया था? वो क्या हुआ था इस्लामाबाद में? क्या वो जो एक जी बिल्कुल, जस्टिस था जिसने कहा, यही आफरीदी ने, कि जिसने कंडक्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो आज तक उसको कंडम ऑफ कोर्ट में जब आप केस लेके जा रहे हैं तो उसको कुछ कह नहीं रहे, उसको कुछ हो ही नहीं रहे, उसे कुछ पूछता भी नहीं है। अभी अगर ये आते हैं और फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं। देखिए सुबह आपने बहुत अच्छी बात की, मरकज के पास ये इख्तियार है कि जिस सुबह में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब हो कि फिर वो कंट्रोल, तो मरकज के पास आईन ने इख्तियार दिया है, लेकिन वो नापसंदीदा इख्तियार है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त हमारे सूबे का जो आपने बात की है, वहां तबाही है, वहां तक आप पेशावर से पूछे लोगों से, वो पेशावर छोड़ के जा रहे हैं, बताखोरी शुरू नहीं हो तो वो चुकी जो है। मिसाली पुलिस बनाई थी और इतना रिफॉर्म्स हुए थे और सिक्योरिटी पे बहुत काम किया गया था, वो किधर गया? फिर वो खत्म हो गया जी, सारा? वो तो या तो बनिकाले में बिठाई हुए, वो वही वाले रिफॉर्म वाले या लाहौर में जमान पार्क में बिठाए हुए। हमारे जो सूबे के आईजी है वो तो उसका जाती मुलाजिम है, वो जाती मुलाजिम बनकर, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट पे तो परेशान हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो बैठते तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी ये इनके माथे आते, ये उनसे नहीं पूछते। तो आप पीडीएम गवर्नमेंट से ये डिमांड या रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पे गवर्नर तो तैनात किया जाए, ताकि एक आपका भी वहाँ पे सुपरविजनरी रोल हो जिसका। यही तो हमारा हाल है कि हम अभी तक कोई गवर्नर वहाँ पे नहीं लगा सके। तो ये हमारी भी कमजोरियां तो है ना, ये जो हम फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त मरकजी हुकूमत में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी तो कमजोरियां भी है। हमने फैसले सही वक्त पे करते नहीं है और जब सही फैसले नहीं करते उसके रिजल्ट सही नहीं आते हैं। आज भी देखिए इमरान मकबूल नहीं है, जब भी चैनल पे सुने तो बहुत मकबूल नहीं है। मकबूल क्या है जी? आपके बिजली का बिल है, आपके पेट्रोल की कीमत है, आपकी महंगाई है, आपकी बेरोजगारी है। ये अगर ये इमरान खान जब हुकूमत में था तो ये सारे सीटें हार चुके थे। अभी जो उनकी मौजूदा जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में, वो इसलिए हारे
कि आवाम तो अपने लिए तो कुछ भलाई चाहते थे, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ तो नहीं मिला, तो उस वजह से वो उसको वोट मिला। ये ठीक। नहीं है कि इमरान खान मकबूल है। अगर इमरान खान मकबूल होता तो जब इलेक्शन हुआ था 2018 में, जो दानली जिस तरीके से हुई थी, अगर वो दानली न वेरी करता तो राइट। ये जाहिद खान साहब, मैं वापस आता हूँ नहीं आपकी होता। जानिब। एडवोकेट जनरल साहब, ये बार बार जाहिद खान साहब बात कर रहे थे, पहले भी बात उन्होंने की कि खान साहब जो हैं वो जब भी कोई इस तरह का कानूनी चक्कर चलता है तो शायद उनके वकील बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनसे वो निकल जाते हैं। आप फॉरेन फंडिंग केस देख लें कि जितना अरसा उन्होंने लटकाया, शायद कोई और सियासी जमात होती तो इतना टाइम ना लगता। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये उसके जितने भी चीज़ें होती हैं ये खुद ही वो डैमेज हो रहे हैं। वो खुद कहते हैं जी ये इंसाफ मिलना चाहिए, तो जब वो अपनी बारी आती है तो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। अब फॉरेन फंडिंग अल्टीमेटली उनके वकला ने अल्तवा किया, फैसला तो उनके खिलाफ ही है ना, फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है। इस तरह ज़ैद खान ने जिक्र किया है जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी सब जुडिस मैटर है, अभी उस पर प्रोसीडिंग हो रही है। अभी उनसे जवाब मांगा है कि आपने हमारा जो ऑर्डर था वो कन्वे हुआ है, उसके बावजूद जो है आपने वो ऑर्डर ओबे नहीं किया, तो अभी वो सब जुडिस मैटर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो चल रहा है। उन्होंने रिप्लाई देना है, मतलब कानूनी प्रोसीजर जो है थोड़ा सा वो अडॉप्ट करना पड़ता है। और अच्छा, कुछ केसेस तो हैं, चलें अगर जी, बात जी। की जाए फॉरेन फंडिंग फेयर की। ट्रायल का राइट तो हर बंदे का है। ठीक, नहीं, मैं सिर्फ ये आपसे जानना जी, चाह जी। रहा हूँ कि जो तरीक़ाकार है, कुछ केसेस हैं फॉरेन फंडिंग केस है कि वो टेक्निकल इन नेचर, उसमें बहुत सारी शहादतें हैं, एविडेंस जमा कराना है, समझ में आती है। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो बड़ी आसानी से और बहुत जल्द हल हो सकते हैं कि अगर फरीकैन की जानिब से मुनासिब वक्त पे जवाब आ जाए, तो वो जवाब अगर अदालत चाहे तो शायद मंगवा भी सकती है या कोई देखिए, डेडलाइन दे अदालत सकती की है। भी चाहे तो मंगवा सकती हैं, लेकिन अब एक क्लाइंट का भी राइट होता है ना, कभी वो हो सकता है 6 महीने के बाद कहता है जी मैं वकील चेंज करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं करता, वो कहता है जी मुझे फेयर ट्रायल ही देते, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो वो जो कुछ उसको राइट नहीं, अवेलेबल होते अदालत हैं। ने तो एक बुनियादी सवाल पूछा कि 25 मई को जब फैसला आया और आपको हिदायत जो मिली, आपको कन्वे जो फैसला हुआ, उसके बावजूद आप आए या नहीं आए, आपको कन्वे हुआ या नहीं हुआ है, तो बड़ी सी बेसिक सी सिंपल लेकिन सी बात अब है। एक दफ़ा उन्होंने कहा जवाब दे, उन्होंने कहा जी अब इंसिडेंट हो गया वज़ीराबाद का, तो वो साहब जो है इस काबिल नहीं कि साइन करें या पढ़ के जवाब दें। अब उन्होंने एक एडजर्मेंट ले ली, तो अभी नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में उन्होंने जवाब नहीं, सबमिट ये करा तो दें। एक कानूनी या टेक्निकल कानूनी, बात है कि टेक्निकल, जिसके ये। तहत वो ले सकते हैं ना, लेकिन अगर वैसे एक आम आदमी की नज़र से देखें तो उसमें कोई इतना मसला नहीं कि अगर आप जवाब देना चाहें, आप जवाब नहीं दे सकते। जवाब बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, वो देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा हुआ है, वो सबमिट करेंगे। और इस पर अभी लास्ट टाइम ये कल परसों हियरिंग थी, उन्होंने सारे जो उनके यूएसपी में वीडियो क्लिप चलाए कि उनको पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, उनका जो ऑर्डर था वो सोशल मीडिया पे वेबसाइट पे चल रहा था, उसके बावजूद फिर उन्होंने कहा जी सारे लोग जो हैं वो डी चौक। तो अगर ये फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है, सब जुडिस पे तबसरा नहीं करते, जी, तो जी। इमरान खान साहब के खिलाफ कोई मतलब ये कि इस पे कोई सख्त सज़ा है अगर वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब साबित कंटेम्प्ट हो ऑफ जाती है? कोर्ट तो कोई भी हो सकती है, वो फॉरन डिस्क्वालीफाई होता है बंदा, वो एक बुनियादी घंटे की भी हो बात जाए। वही है। जी जी बिल्कुल, अगर कंटेम्प्ट में यही एक घंटे की भी सजा हो जाए, सर यूसुफ रज़ा गिलानी को हुई थी, तो वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो बिल्कुल, till असल rising चीज़ of the court जो है- डिस्क्वालिफिकेशन। चलें, जी जी शकील शेख साहब, अब अगर ये बकौल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के 48 घंटों में मामला हो जाएगा, काबीना का भी इजलास, उसकी भी तलात आ रही है, जरदारी साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, तो फिर ये 26 को खान साहब क्या करने आ रहे हैं? वो तो कहते थे कि जी मैं आऊँगा, री इलेक्शन की तारीख भी ख़त्म हो गई, वो कहते हैं जी बात की दे दें, फिर आर्मी चीफ के बारे में करते रहे, वो भी ख़त्म हो गया कि जैसे मर्जी तैनात कर दें, तो अब 26 को क्या करेंगे आके वो? नहीं, ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है ना, या इसका नोटिफिकेशन है, 29 तारीख तक जा सकता है। यानी कि आप कैबिनेट में 24 को है, वहाँ भी हो सकता है, 26 को भी, 27, 28 चलें, अगर किसी दिन भी हो अगर वो सकता है। फैसला ना भी हो तो वो 26 तारीख को फैजाबाद पे आके क्या अच्छा, करेंगे? अब फैज़ाबाद का जो इशू है ना, मैं आपको बताऊं कि ये 2 एप्लीकेशन हैं इनकी, एक पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन से है, यानी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, एक इस्लामाबाद से, कि हेलीकॉप्टर मेरा लैंड करना है और यहाँ से मैंने इस तरफ जाना है। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की तो शायद वो विड्रा कर रहे हैं, या शायद परसों नहीं अभी करना चाह रहे, कल शायद वो इस पर कोई क्लैरिटी देंगे। दूसरी जो फैज़ाबाद की थी, फैज़ाबाद वाले तो दे नहीं रहे। इसकी वजह यह है कि देखिए जो फैज़ाबाद है ना, स्टेडियम इस तरफ है जहाँ पे 26 तारीख को ही इंग्लैंड की टीम आ रही है, और इंग्लैंड की टीम ठहरती है आपको पता है सरीना में। जी तो आप वहीं से गुजर के, फैज़ाबाद से गुजर के तो स्टेडियम की तरफ जी जाते हैं। बिल्कुल। और स्टेडियम के साथ फिर आपको पता है कि हमजा कैंप है, जिसको ओल्डी कैंप के नाम जी, से जी। लोग याद करें, काफ़ी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है वहाँ पे। तो 2 चीज़ें हैं कि वो पंजाब गवर्नमेंट खुद, इनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो खुद इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ की अप्रूवल नहीं लें, आप कहीं और जाएँ। इकबाल पार की बाग, नवाज़ शरीफ की, मुझे लगता है, जो मेरी सेंस लगती है, या PTI के लोगों से जो मेरी बात हो रही है, अल्टीमेटली ये जाके लैंड करेंगे मेरे ख्याल है लियाकत बाग की तरफ, और फिर लियाकत बाग के इस तरफ का जो सारा एरिया है वो मेरा ख्याल कॉर्डन ऑफ हो जाए, क्योंकि इस तरफ स्टेडियम आना शुरू हो जाता है, सल्ट टाउन आ जाता है, आपको पता है, चांदनी चौक, और मतलब फिर स्टेडियम की लियाकत बाग तरफ से वो इस्लामाबाद की तरफ मूव नहीं वो करेंगे। इसलिए कि फिर आज आप देखें ना कि जो UK के हाई कमिश्नर हैं क्रिश्चियन टर्नर, और उनकी भी चेयरमैन PCB भी इनके पास गए हैं, इसीलिए गए हैं
देखिए ये बड़ा मसला सेंसिटिव है। फॉरेन टीमें बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में आना शुरू हुई हैं और तवातर से आ रही हैं। इन्होंने भी आना, अभी इंग्लैंड की टीम ने, और आपको पता है 27 दिसंबर से फिर न्यूजीलैंड की टीम भी आएगी। तो ये काफ़ी सालों के बाद एक अच्छा, खान साहब खुद क्रिकेटर हैं क्रिकेटर और मुझे समझ नहीं आ रही कि फैज़ाबाद पे जब आपको पता है, अच्छा ये यहाँ खेले भी हैं जी कि ये शमशाबाद का स्टेडियम है, तो भाई मैं क्रिकेटर हूँ और मुझे कम से कम क्रिकेट को नहीं रोकना चाहिए। और अगर इंग्लैंड की टीम यहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने कोई एंटी दे दिया पाकिस्तान के खिलाफ या कुछ चीज़ दे दी या वो वापस चले गए तो बड़ा एक क्राइसिस आ जाएगा। सारी दुनिया इसको फॉलो करती है इंग्लैंड को। दूसरी बात यह है कि फिर इनको ज़्यादा ये करना पड़ेगा कि कराची की तरफ लेके जाना पड़ेगा मैच को, कराची फिर सेफ होगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि एक क्रिकेटर है, लीजेंड क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा क्रिकेटर दुनिया में था और फिर आप प्राइम मिनिस्टर भी इस मुल्क कर रहे हैं। यू नो दिस सेंसिटिविटीज, आपको सेंसिटिविटी का पता है और उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इनका देखें जो 25 का था, 25 मई का इनका मार्च, फिर अब 28 तारीख से ये जो शुरू हुआ था टुकड़ों टुकड़ों में, जी शाम को इकट्ठे हुए, रात को वापस चले गए, सुबह फिर इकट्ठे हुए 2-2:30 बजे के करीब। और समझ ही नहीं आई कि जी मार्च है, ये लॉन्ग मार्च है, टुकड़ों का मार्च है, ये है क्या चीज़। फिर वो सऊदर पंजाब में असद उमर को भेज दिया, फिर शाह महमूद कराची को यहाँ भेज दिया। मुझे लगता है ये भी एंड इसका जो ना वो भी फिजल आउट ही होगा, चाहे लियाकत बाग में एक जलसा कर लें या कुछ कर लें। मुझे लगता है कि ये सारी एक्सरसाइज जो थी, लेकिन सारी ये प्रेशर पाकिस्तान की के थी। लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी अगर खान साहब की वजह से इंग्लैंड की दौरे में किसी भी किस्म की कोई रुकावट है। शहजाद, बहुत बुरा होगा, बिल्कुल बहुत बुरा होगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, अब बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई धरना देने नहीं आ रहे, वहाँ पे इजाज़त लेके, जैसे आपने कहा कि कोई जलसा कर देंगे फैज़ाबाद में या लियाकत बाग में या इकबाल पार्क में, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि वो ज़्यादा देर यहाँ बैठेंगे नहीं, सेंसिटिविटी ऐसी है सिचुएशन। क्वेश्चन इज़ कि अब इसके बाद जब थोड़ी सी डस्ट सेटल होगी तो फौरी तौर पे एक मकसद बामानी मुज़ाकरात, चाहे वो इलेक्शन इस्लाहात हों, नैब इस्लाहात हों, उस पर शुरू नहीं हो जाना चाहिए अमल, ताकि इलेक्शन तक आप लोग इस काबिल हों कि कम से कम उसकी शफाफियत पर कोई बहुत ज़्यादा सवाल ना उठ सकें। देखिए बात ये है कि एक तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या करने आ रहे हैं। जब ये लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे थे तो उससे पहले इनके ही अपने इंट्रेंच्ड पीटीआई के मेंबर्स, फैसल वाडा जैसे लोग जो इनके इंतहाई करीब थे, उन्होंने कहा कि जी खूनी मार्च होने वाला है या कत्लो गारत होगी। और अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि 4 जानें ज़ाया हुई। खान साहब के ऊपर ख़ुद जो भी हमला हुआ नहीं हुआ, तो ये कोई पुरअमन मार्च तो थी नहीं और मुल्क में एक अनारकी का माहौल था, एक इंस्टेबिलिटी थी, एक अफरा तफरी थी। अब ये क्या करते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या इनकी डिमांड है, क्या नहीं। पहले तो ये था कि जी वो जो अमरीकी साजिश है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब ऐसा यू टर्न लिया है कि जी वो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वी वांट गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो तो सारा बयान ही पीछे रह गया, ख़त्म हो गया, तो उसको तो डब्बे में बंद कर दें। अब आ जाएं जी आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि देखिए जमहूरियत के अंदर और ख़ास तौर पे ऑपोजिशन में हमेशा डायलॉग का रास्ता खुला होना चाहिए। और मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था कुछ रोज़ कबल कि उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं ओनली ऑन इलेक्शंस, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ, जो उनका डोमेन नहीं बनता। इलेक्शंस वक्त के ऊपर होंगे, इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाएगा, आर्मी चीफ की तैनाती शुड बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, बट अनफॉर्चुनेटली वो बन गई है कॉन्ट्रोवर्शियल। ये चीज़ें हैं, लेकिन एक शख्स की अना पे और उसकी विम्स एंड फैंसी पे और उसकी मर्जी पे बातचीत नहीं हो सकती है। बातचीत हो सकती है मुल्की मफाद के अंदर, कौम के मफाद के अंदर, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, और होनी भी चाहिए। डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। वेरी राइट। लेकिन इमरान खान किस चीज़ पे डायलॉग करना चाहते हैं? वो तो सिर्फ अपनी अना पे, अपने इक़्तिदार पे और अपने इलेक्शंस पे बात करना चाहते हैं ना। बाकी किसी से तो उनको कोई गर्ज नहीं है। मुल्क कहीं भी जाए, मुल्क का कोई भी हाल हो, सैलाब ज़दगान का क्या हाल हो नहीं हो। मैं आज सानिया निश्तर का बयान कहीं पढ़ी थी और आई वॉज लिसनिंग टू हर वीडियो क्लिप। वो जो इतने बिलियंस की जो बात की गई थी कि वो प्लेज हुए, उसमें से तो कुछ भी नहीं आया, सिर्फ 50 मिलियन आए हैं, बाकी सब ने मना कर दिया। तो वो जो कह रहे थे कि इमरान खान की बड़ी क्रेडिबिलिटी है और लोगों ने अरबों रुपए दुनिया ने दिए, वो तो कुछ भी नहीं आए। सो मच फॉर हिज क्रेडिबिलिटी। तो बातें बातें बातें, इट्स टाइम टू वॉक द टॉक। बात ये है कि बातें तो सभी करते हैं, लेकिन अमली तौर पे कौन डिलीवर करता है ये कौम जानती है। माजी में भी हमने देखा कि बड़ी बातें की गई कंटेनर के ऊपर,
लेकिन जब इक़्तिदार मिला तो उसका उल्टा हुआ। ऐसी बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत आई मुल्क के अंदर कि मुल्क का तो दिवालिया निकल गया। बिल्कुल ठीक। और अब ये कहा जाता है कि जी हमारे तो हाथ बंधे हुए थे। भाई अगर आपके हाथ बंधे हुए थे तो फिर आप ना रहते ना हुकूमत के अंदर, छोड़ देते। फिर आप ऐसी हुकूमत में आए और मेहनत करें जहां आपके हाथ ना बंधे हों। क्यों आपने हाथ अपने बंधवाए? बिल्कुल यही पॉइंट शर्मिला साहिबा लेके जरा जाहिद खान साहब के पास तो हाथ बंधे होंगे। जी जाना चाहूंगा। जाहिद खान साहब ये जो बात कर रही थी शर्मिला फारूकी साहिबा, अब इशू इस के आपके पास ऑप्शन के, आपसे मुराद ये पीडीएम की जमातें हैं, आप भी एक पॉलिटिकल एलाय हैं, या तो बातचीत करके खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेबल पे लेके आएँ या वो खुद आएँ और उसके बाद एक खुश असलूबी से मामलात हो जाएं। दूसरा, उनकी मर्जी यानी उनकी शमूलियत के बगैर आप समझते हैं कि इंतखाबात के बाद भी वो अपना रवैया तरक कर देंगे या खुश असलूबी से इसमें हिस्सा लेंगे? ना वो आपके इलेक्शन कमिश्नर को मानते हैं, ना अगर आप कोई केयर टेकर वज़ीर आज़म लगाएंगे वो उनको तस्लीम होगा, तो फिर ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जमूत तो तारी रहेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही कि इमरान खान से कोई पूछे क्या वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो तो कहते हैं मैं इस हुकूमत से बात करना भी नहीं गवारा करता हूँ, हाथ मिलाना गवार नहीं करता हूँ। वरना ये तो प्राइम मिनिस्टर ने तो मेरे ख्याल में 1.5 महीना हो गया कि उसने एक कमेटी अनाउंस की है कि वो कमेटी मुज़ाकरात कर सकती है, उसके पास इख्तियार होगा। लेकिन इमरान खान अपनी कमेटी की तरह देख रहे हैं कि आपको याद होगा 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो सारी पॉलिटिकल में इमरान खान की दानली हुई है, तो उसमें एक कमेटी बनी थी जिसका सरबराह परवेज खटक साहब थे, लेकिन उसका वो जो 3 साल या 4 साल गुजर गए उसमें उसने कभी एक मीटिंग नहीं बुलाई। तो वो तो डायलॉग भी मेरे ख्याल में बिलीव नहीं करता है। वो तो जिससे बात करना चाहते हैं वो और है, जिसके लिए वो पिंडी आना चाहते हैं, जिसके लिए वो कहता है कि जी मुझे वापस ले आओ, आप लोगों ने जब मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं सपोर्ट किया, उसको क्यों नहीं रोका? पहले कहता अमेरिका की बात थी, फिर अमेरिका छोड़ गए, फिर कहते एस्टेब्लिशमेंट की थी, फिर एस्टेब्लिशमेंट में छोड़ गया, अब वो कहते कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे बचाई क्यों नहीं? तो ये तो एक अनहोनी बात है कि वो कहते हैं कि बस मुझे वज़ीर-ए-आज़म अच्छा, एक बात ज़रूरी है जाहिद खान साहब कि आप नेशनलिस्ट पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान में दीगर जो जमहूरियत पसंद जमातें हैं उनका हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ये जो सियासत है ये सियासतदानों का डोमेन है, इसमें कोई भी दूसरा शख्स या कोई और इदारा वो इंटरवीन नहीं कर सकता। अब लेकिन जब फ़ौज बार बार ये कह चुकी है कि जी हमें कुछ से कोई सरोकार नहीं है, सियासत से दूर हैं, उनकी जो आइन के तहत जिम्मेदारी है वो अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमने देखा कि कोई उनको एप्रिसिएशन एक होनी चाहिए थी कि अगर वो ये बात कर रहे हैं ANP की जानिब से, MQM की जानिब से, दीगर सियासी जमातों की जानिब से एक बयानिया बनना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं बन पाया। इसकी क्या वजह है? क्रिटिसाइज तो आप लोग करते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन जहाँ तारीफ करनी है वहाँ पर लगता है कि डंडी मार जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आपका जो मीडिया है ना, नेशनल मीडिया जिसको आप कहते हैं, और सोशल मीडिया तो उसका अपना इतना तेज है कि वो बहुत सारा कुछ करते हैं। जो हमारे नेशनल मीडिया है वो भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो ये नहीं कहते हैं कि जी देखिए हम बिल्कुल आपने सही किया, हम अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी और हमने कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कोई लड़ाई हमारी नहीं थी। हमने यही कहा था कि आप अपने आईनी दायरे इख्तियार के अंदर रहे और आपकी जिम्मे जो काम है वो करें, आप सियासत में मुदाखलत न करें, क्योंकि सियासतदानों का काम है। लेकिन नहीं मान रहा था, 70 साल के बाद माना गया। अभी तो हम ये कहते हैं, लेकिन हमारे आवाज तो उस तरह नहीं है कि जिस तरह इमरान खान को अगर टांगों पर मेज पे रखते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वो फौरन उसको लाइव दिखा देता है। तो बाकी जो हम जैसे पार्टी में पेशावर देखो या क्वेटा देखो, हम लोगों को तो कोई गिनता भी नहीं है। ऐसी बात नहीं, KP में लेके पूरे मुल्क में आपकी जमात है, असफंद यार वली साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है, तो वो तो हमें चाहते हैं लोग कि भाई वो सामने आए बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं रिस्पॉन्स आता। खैर इस पर मैं आपसे आता हूँ आपकी जानिब। एडवोकेट जनरल साहब, अब एक सवाल है शकील शेख साहब आपसे भी ये सेम क्वेश्चन कि MQM के साबिक सरबरा ने कोई ऐसी बातें की, माजी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कोई गलत इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, उन पर इल्ज़ामात लगाए, उनको तो हमने सेंसर कर दिया यहाँ से कि बिल्कुल ना हो। तो जब सख्त फैसला करने का वक्त आता है तो फिर हम देखते हैं कि आगे बंदा कौन है, पर्सनैलिटी कौन है, कि खान साहब ने शायद उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक बातें की हों, लेकिन वो उनकी तकरीरें भी चल रही हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन आपके ख्याल में एक जमहूरी मुल्क में क्या इस किस्म के सख्त इकदाम हम कर सकते हैं अगर ख़तरा हो रियासत को? देखिए, अगर कोई ऐसी बात होती है, सबसे पहले आप लोग जो मीडिया वाले बोलते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बंदे को आप बोलने ही थे, उसका फंडामेंटल राइट है, तो आपने मीडिया रियासत को गाली देना, फौज को गाली देना, उस पे आता हूँ ना, शायद नहीं आता। उसमें नहीं आता, उस पर लिमिटेशन है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है।
देखिए ना, को आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये मतलब नहीं जो मर्जी आप करें, देयर शुड बी इसी सम फुल स्टॉप समवेयर कि जी आप एक बात करें और ये नहीं आप किसी को गालियाँ निकालें तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उसका एक आईनी इदारा है, एक हदूद है, एक लिमिटेशन है कि आप इस हद तक जा सकते हैं, इस हद तक नहीं जा सकते। लेकिन जब आप अब सोशल मीडिया पे आप देखें, जब अब फिर वो मीडिया वाले कहते हैं जी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप कदगन लगा रहे हैं। अब पैमरा जो है एक इंडिपेंडेंट अदारा है, अगर वो उसका कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, एक आदमी जो है वो अगर स्टेट को गाली देता है, अगर कोई मतलब किसी बंदे को भी गाली देता है, नॉट ओनली स्टेट, आपकी रिस्पेक्ट है, मेरी है, इनकी है, हर एक बंदे की अपनी रिस्पेक्ट है, किसी को गाली देने का राइट बनता ही नहीं है। तो वो पैमरा जो है उस पर जो मीडिया उसको नशर करता है उसको शो काज कर सकता है कि आप ये क्यों पब्लिकेशन करते हैं। तो उसके मुताबिक वो कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा है, पैमरा लॉज के अंदर भी है कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कराना ये पैमरा का काम है, और आपके तावन से जो मीडिया के टाइकून्स हैं या मीडिया के जो मीडिया हाउसेज हैं वो मिल के कोड ऑफ कंडक्ट जो उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। पैमरा का थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये 3 लोग जो हैं मेरे पे हमला हुआ या बकौल उनके कातलाना हमला हुआ उसमें मुलव्वस हैं, FIR काटी जाए, फिर उसके बाद उससे भी वो पीछे हट जाते हैं कि जी मेरे पे हमला पता नहीं किसने कराया, उसने नहीं कराया। लेकिन जब इतनी बात कहना कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को और एक वेरी सीनियर आर्मी ऑफिसर को ये बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाएगी कि क्योंकि जमहूरियत है और हम आज़ाद हैं कुछ भी कहने में तो हम कह दें? नहीं, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है। इन्होंने सही बात की है एडवोकेट साहब ने, जदुल साहब ने, कि लिमिटेशन है इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, हम लोग सारे साफ़ी हैं, सब बात करते हैं, लेकिन देखें ना, रियासत तो आपकी माँ के जैसी है। आपने रियासत को तो ना गाली दे सकते हैं ना बुरा भला का, आप इसी मुल्क के रहने वाले हैं। अच्छा, इख्तलाफात होंगे आपके सियासी, आप ज़रूर स्कोर सेटल करें, अपने मुखालफिन के साथ करें, वो आपके साथ करें, कोई बात नहीं। जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, देखें कॉन्स्टिट्यूशन में फ़ौज के बारे में, जुडिशरी के बारे में सर्टेन चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखी गई हैं। आप इस पर बात नहीं कर सकते। पैमरा भी ने भी उसको अडॉप्ट किया हुआ है, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने भी इसको अडॉप्ट किया हुआ, आप उसकी लिमिट में रह के कर सकते। लेकिन इमरान खान ने सारी हदें क्रॉस की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दूसरों पे तो पाबंदी लगी, तो इस पे पाबंदी नहीं लगी। हालांकि मेरे ख्याल से लगनी चाहिए थी, और कम अज़ कम इस हद तक तो ज़रूर लगनी चाहिए थी कि आप रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, फ़ौज के ख़िलाफ़ या जुडिशरी के ख़िलाफ़ नहीं करे। जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी इन्होंने बहुत बातें की हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ तो की हैं। और ये जो FIR का इशू था, उसमें एक मिलिट्री ऑफिसर का नाम ले लिया आपने, बगैर सोचे समझे नाम ले लिया, आपको पता ही नहीं है, वकूआ का पता नहीं है, जो बंदा मरा है वो आपके कंटेनर से गोली लगने से मरा है। अब सारी बात वाज़ेह हो रही है, आपके सामने क्लिप भी पड़े हुए हैं। आपने उठ के एक खाम खा दूसरे का नाम ले लिया, और इतना बड़ा अदारा जो पाकिस्तान की फ़र्स्ट डिफेंसिव लाइन है, आप उसके एक की ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ अपने स्कोर सेटल करने के लिए। एक प्रेजेंटिव आपकी थ्योरी है कि जी मेरे ख़िलाफ़ शायद ये कर रहे हैं। अच्छा, सियासी तौर पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी को क्या पता। वो तो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, हमें तो पता ही नहीं है। पहले आपने न्यूट्रल, जानवर, जो अल्फाज थे आपने इस्तेमाल किए, ये सारे के सारे मीर जाफ़र से लेके ये सारे नशर नहीं होने चाहिए थे, चाहे वो प्राइवेट चैनल हो, चाहे कोई और हो, चाहे सोशल मीडिया के हों। सोशल मीडिया भी जो लोग चलाते हैं, ये यूट्यूब चलाते हैं, उनको भी केयर करनी चाहिए कि यार ये बंदा जो है या ये आदमी सही नहीं बोल रहा, ये हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं समझते कि पहले उन्होंने अमेरिका मुखालिफ बयानिया बेचा, उन्होंने देखा जितना बेचना था वो सारा बिक गया। अब देखिए ना, तीन चीज़ें, मेजर 3 चीज़ें हुई हैं, 4 चीज़ें हुई हैं। अमेरिकन नैरेटिव क्रिएट किया कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, वापस ले लिया, सारा यू टर्न हो गया उससे। फिर जी आर्मी ने या न्यूट्रल ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, वो वापस हो गया, वो नहीं हुई। फिर ये जी कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट में मेरे से पूछगिछ होनी चाहिए, मेरे से पता रहे। अब वो कहते हैं जी मेरा तो इशू ही नहीं है, ये आप जिसको मर्जी लगा लें, मेरा तो कोई नहीं। फिर FIR के इशू में आप देखें कि ये पंजाब गवर्नमेंट का एरिया है, ठीक है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके लोग हैं, FIR नहीं कट रही तो आप उनसे जाके पूछें ना। सेंटर का तो कोई ताल्लुक नहीं है, फ़ौज का भी कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। फिर वहाँ से भी आप वापस आ गए। अच्छा जी, अगर आप वहाँ फिर कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराई है, जी। अच्छा जी, आप इन्वॉल्व नहीं थे, चले मैं मान जाता हूँ, मगर आप रोक तो सकते थे। यानी आप उनको इनवाइट कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप के लिए, इंटरवेंशन के लिए। एक आखिरी चीज़, मेरे मुफाद में इंटरवेंशन कर दे। एक आखिरी चीज़ के खान साहब कहते थे कि जी मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म था, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, और अब वो कहते हैं कि जी पंजाब में हमारी हुकूमत है लेकिन हमारी पुलिस जो हमारी FIR नहीं काट रही। तो अब तो मजीद बेख्तियार उनकी साबित होगी इस बयान से। तो क्यों ऐसे बेख्तियार अपने सूबे में अपनी हुकूमत कायम की हुई है, क्यों नहीं? मुझे ये बताएं, एक पुलिस ऑफिसर जो है ना, सेंटर ने उसको सस्पेंड किया है, कोर्ट ने बहाल कर दिया है।
पंजाब गवर्नमेंट वो नहीं लेने दे रही सेंटर को, तो हुकूमत आपकी है, तो इख्तियार किसके पास हुआ? बिल्कुल सही कहा। एक ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। और उसी को फिर आपने उस सारे वाक़े में आपने उसी को हेड बनाया। अब जेटीआई का हेड उस है, तो इख्तियार तो साफ नजर आ रहा है। ये फिर दूसरी जो आपने बात की है ना कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, ये वो, यार मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए। आप 3.5 साल से ज़्यादा आपने हुकूमत की है, और अगर इख्तियार नहीं था और आप गैरतमंद हो तो यहाँ उठा के फेंको। बहुत शुक्रिया आप शकील, उठा के फेंको। उठा के तो फेंको। बहुत गुजारिश शुक्रिया है कि शकील मैं शेख जा रहा हूं। साहब, जाहिद खान साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, जहांगीर जदून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।